हाय दोस्तों, मैं हूं अकरम खान एडवोकेट। और आज हम जानेंगे कि जब कोई प्रॉपर्टी अगर जो हमने ख़रीदा है तो उसको रजिस्ट्री कराने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन सी आईडी लगती हैं और कौन कौन सी आईडी उसमें चल सकती है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो ख़रीदार है और जो बेचने वाले हैं और दो गवाह हैं, तो हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा खरीदने वाले हों या एक से ज़्यादा बेचने वाले हों। तो आज हम बात करेंगे सिंगल पर्सन की। कोई मानो कि एक आदमी बेचने वाला है, एक आदमी खरीदने वाला है, तो दो गवाहों की ज़रूरत होती है। तो बेचने वाले की एक आईडी जो फ़ोटो आईडी हो, जैसे कि आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड या बैंक पासबुक एट्सेट्रा। इसी तरह से जो है विक्रेता की भी कोई एक आईडी फ़ोटो आईडी हो। इनकी दो आईडी, उसके साथ साथ में जो है पैन कार्ड की भी ज़रूरत होती है, जो है बैनामा रजिस्ट्री करवाने के लिए। और जो गवाह होते हैं उसी के साथ में दो दो फ़ोटो लगते हैं, बेचने वाले के और ख़रीदार के। गवाह के जो होते हैं कोई फ़ोटो आईडी एक, जैसे कि हमने बताया ख़रीदार और या बेचने वालों की जो आईडी फ़ोटो आईडी होती है, वैसे ही दो गवाहों के जो होते हैं, जो दो गवाह होते हैं उनकी भी दो एक फ़ोटो और एक आईडी की ज़रूरत होती है। कोई भी आईडी हो, फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, जैसे निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक पासबुक। ज़रूरी नहीं कि आधार कार्ड ही हो, ये इतनी आईडी ज़रूरी है। और साथ साथ में प्रमाणित खतौनी, जिस संपत्ति का बिक्री किया जाना है, जिस संपत्ति से जो है ख़रीदा गया है, जिस संपत्ति को संपत्ति नंबर खतौनी में दर्ज होता है, तो उस खतौनी को। या खतौनी के अलावा कभी ऐसा भी होता है कि जो है आबादी लैंड होती है जिसका वो नंबर नहीं होता है, ऐसे पर्ची अराजी होती है, तो उसको चौहद्दी के बेस पर चौहद्दी डाल करके जिसका बैनामा कराया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो नज़दीकी जो रजिस्ट्री कार्यालय होती है, उप निबंधन कार्यालय जिसे कहते हैं, वहाँ जाना होता है। तो जनरली ऐसे आदमी कोई भी जा कर के बैनामा रजिस्ट्री का जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा सकता है। इसके लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होता है। आप किसी वकील को जाएंगे जो भी आपके जानने वाले हों या जो भी आपके मिलने वाले हों। नहीं भी जानने वाले तो किसी से पता कर करके जो आपके नज़दीकी कोई वकील हो, जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो कि आपका काम सही साथ हो जाएगा। जनरली सारे वकील भी ऐसे होते हैं कि जिसके किसी के पास भी जाएंगे तो आप जब उन्हें पैसा देंगे तो सभी लोग आपका काम अच्छे से ही करेंगे। तो आप जो है जाएंगे तो उसकी एक लिस्ट होती है, बुक होती है, वो किताब से देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किस गांव की है, किस ग्राम की है और ये किस रोड पे है, गांव के करीब है कि गांव से दूर है। तो उसी के हिसाब से उसकी जो है रेट निकाला जाता है। रेट निकालने का उसकी एक मालियत बनती है, मालियत के ऊपर स्टैम्प होता है, स्टैम्प के साथ साथ में रजिस्ट्री फीस होती है। तो इन सब सारी चीज़ों को जोड़ करके कैलकुलेट कर करके और फिर उसमें एडवोकेट अपनी जो भी 1000-2000 जो भी उसकी अपनी राइटिंग फ़ी होती है उसका अपना शुल्क जोड़ करके आपको पैसा बताएगा। और उसी के ज़रिए आपको रजिस्ट्री उप निबंधन कार्यालय में जो दस्तावेज़ तैयार होगा उसको पेश किया जाता है। फिर जो है वहाँ पे जो है जा कर के फिर आपके वहाँ बयान लिया जाता है। बयान रजिस्ट्रार महोदय लेते हैं, दो खरीदार के और विक्रेता के, दोनों गवाहों के, कि दोनों गवाहों के समक्ष जो है खरीदार विक्रेता ने संपत्ति देना, संपत्ति लेना, पैसा पाना स्वीकार किया है। उसके बाद में अगला प्रोसेस होता है कंप्यूटर पर, जो ऑनलाइन पेपर के जरिए वहाँ पर जो है वो जो ऑनलाइन किया जाता है, उसी को नंबर डाल के जब वहाँ ओपन होता है तो आपका पूरा ब्यौरा खुल करके आ जाता है। वहाँ पर जो है जिस तरह से आप आधार बनवा जाते हैं, अपना फ़ोटो और अंगूठा लगता है, तो आधार में भले 10 लगता है लेकिन वहाँ 10 नहीं लगता है, लेकिन जो है लेफ्ट हैंड का यानी बाएं हाथ का अंगूठा लगता है सभी लोगों का, यानी विक्रेता का, खरीदार का और जो दो गवाह होते हैं उनका भी लगता है। वहाँ फ़ोटो बाकायदा आता है। उसके बाद में अगला प्रोसेस होता है कि एक रसीद निकलती है। रसीद निकलने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है, यानी सेल डीड का बैनामे का जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है, डन हो जाता है। फिर आप जो है का समझ लीजिए बैनामा हो गया। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है म्यूटेशन की, यानी दाखिल खारिज की। तो दाखिल खारिज की होती है कि वो रजिस्ट्री दफ्तर से एक जो है प्रति जो मूल होती है, वो जो खरीदार होता है उसको दूसरे या तीसरे दिन जो है मिल जाता है मूल दस्तावेज। और जो 4 सेट बनते हैं, जो 2 सेट होते हैं वो ऑफिस में रख दिए जाते हैं। एक सेट वहीं से जो है रजिस्ट्री दफ्तर से वो चली जाती है
कोर्ट को, यानी जो है तहसीलदार कोर्ट हो सकते हैं, नायब तहसीलदार कोर्ट हो सकते हैं, जो भी जो है जिसके क्षेत्राधिकार में वो गांव आता हो, उस कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो वहाँ से उस बैनामे की कापी को जो है वहाँ के जो अटॉर्नी होते हैं कोर्ट के, वो लेखपाल को रिसीव करा देते हैं कि देखिए ये बैनामा हुआ है फला ग्राम में, या आप वहाँ के हल्का लेखपाल हैं और आप इसको देख करके इसकी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है उसको आप रिपोर्ट दीजिए। तो हल्का लेखपाल उसको रिसीव करता है और मौके की जांच करता है और उसमें रिपोर्ट देता है कि हाँ फलां ने बेचा, फलां ने ख़रीदा है, ये सही है। और जो है ख़रीदार का जो है जिस दिन से ज़मीन ख़रीदा है उसका वहाँ पर कब्ज़ा है, और ख़रीदार या बेचने वाले अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति के नहीं हैं। जो भी ऐसा होता है 2-4 टॉपिक लिखने होते हैं, 2-4 पॉइंट्स पे वो अपनी रिपोर्ट देता है। फिर वो उसी जिस कोर्ट से रिसीव करता है वहीं पर वो उसको वापस कर देता है। वापस करने के बाद में उस दिन से लगती है डेट, वो 30 दिन की डेट होती है, मुकदमा नंबर जनरेट होता है, 30 दिन की डेट लगती है। लेकिन जनरली 30 दिन में नहीं बल्कि 5 दिन का समय कोर्ट और लेती है, तो 35 दिन उसको माना जाता है। 35 दिन के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्शन किसी की तरफ से उस बैनामे में नहीं आता है, कोई ऑब्जेक्शन कोई आपत्ति नहीं आती है, तो फिर उस जो है तहसीलदार या नायब तहसीलदार जिस कोर्ट भी होता है वो उनके द्वारा तहसीलदार का या नायब तहसीलदार आदेश कर देते हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया प्रोसेस होती है। अगली प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है वो होता है अमल दरामद का। तो अमल दरामद का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रार कानून वो होते हैं, भूले को विभाग में होते हैं। तो वो जो है आदेश के अकॉर्डिंग वो जो है एक अमल दरामद रजिस्टर होता है, उसमें जो है वो अमल दरामद करते हैं। अमल दरामद के बारे में अगला स्टेप जो होता है कदम होता है वो होता है कंप्यूटर में फीडिंग का। फिर उसी अमल दरामद रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो है खतौनी में नाम फीड करने के लिए नाम दाखिल खारिज, यानी विक्रेता का नाम खारिज करके खरीदार का नाम दाखिल किया जाता है। उसी आदेश को खतौनी में फीड कर दिया जाता है और फिर खतौनी जो है समझ लीजिए पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। खरीदार उस प्रॉपर्टी का परमानेंट ओनर हो जाता है और विक्रेता का उससे कोई लेना देना रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से बैनामा रजिस्ट्रेशन दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है जो मैंने बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप जान गए होंगे। अगर दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।